हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की मैथमेटिक्स, जिसमें जो एक पेपर होता है कैलकुलस का, जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए जो कैलकुलस पेपर है, सेकेंड पेपर जो 66 नंबर का होता है, तो उसके बारे में कैलकुलस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कैलकुलस में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक्स में बता देता हूँ आपको। नवकार पब्लिकेशन गोखरू की आती है, वो आपको बुक्स लेनी है। चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में है, उन दोनों के लिए सेम सिलेबस है। जो कैलकुलस में आ रहा है वो टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीएससी के लिए भी है और बीएससी बीएड वालों के लिए भी ये काम किए, और जो बीए मैथमेटिक्स में है उनके लिए भी काम किए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, उसके अंदर एक चैप्टर है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल। आंशिक अवकलन किसके लिए है? फर्स्ट ईयर के लिए। बीए फर्स्ट ईयर हो, मैथमेटिक्स जिसके ले रखी है वो हो, या बीएससी हो या बीएससी बीएड हो, उनमें कैलकुलस सेकंड पेपर है जो बीएससी और बीए जो फर्स्ट ईयर है, और जो बीएससी बीएड वाले हैं उनके फर्स्ट पेपर है कैलकुलस का। कैलकुलस के अंदर दो बुक आपको मिलेगी नवकार प्रकाशन में, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो अपने ये डिफरेंशियल कैलकुलस है जिसके अंदर एक चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। अब आंशिक अवकलन क्या होते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले कक्षा 12 के जो बेसिक्स थे उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे एक फंक्शन दे दिया y बराबर fx, y बराबर fx, फॉर एग्जांपल y बराबर दे दिया x प्लस 2 का क्यूब। तो यहां पर इस इक्वेशन में हम देखते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या देखते हैं, इसमें वेरिएबल देखते हैं, चर देखते हैं। क्या देखते हैं? चर। चर की बात करते हैं। चर वेरिएबल क्या होते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल की जानकारी होनी जरूरी है, उसके बाद इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो चर वह राशि है, चर वह राशि है जिसका मान बदलने पर उस समीकरण का मान बदल जाता है, y का मान बदल जाता है। यानी इसमें x को रिप्लेस करते जाएं, x को बदलते जाएं, समीकरण में वो पद या वो मान जिसको आप बदला जा सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसका प्रभाव समीकरण में पड़ता हो, तो वो चर होते हैं। जैसे यहाँ x प्लस 2 है, 2 को आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक अचर है, लेकिन x को अपन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। जैसे x इक्वल टू 1 रखा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 3, 1 प्लस 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 27। x इक्वल टू 2 रखा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3 इक्वल टू 64 एक्सेट्रा। तो यहां हम देख रहे हैं कि x का मान बदलने पर y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखो y भी, यहां देखो x1 था तो 27 है, 2 है तो 64 है, लेकिन ये 2 अचर है। तो चर भी दो प्रकार के हैं। कौन से चर है, कौन से दो प्रकार है? चर में भी दो प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और एक होता है परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो प्रकार के चर होते हैं। अब दो प्रकार के चर कौन से हैं? जैसे इसमें x और y दो चर हैं, अपने साथ दिख रहे हैं x और y दो चर हैं, तो इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y बराबर fx। तो यहां पर हम x का मान बदल रहे हैं, तो x के अकॉर्डिंग y बदल रहा है। x अपनी स्वेच्छा से रख रहे हैं, लेकिन y स्वेच्छा से नहीं आ रहा। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो x स्वतंत्र लेते हैं तो y क्या आता है, परतंत्र आता है, स्वतंत्र नहीं है। यानी ये अगर x को आपने स्वतंत्र ले लिया, एक स्वतंत्र ले लिया x, तो y अब स्वतंत्र नहीं है, ये क्या है, x पर डिपेंड है, इसलिए ये परतंत्र चर है। फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूं z इक्वल टू 4x प्लस 5y, ठीक है। अब इसमें चर कौन कौन है, z भी है, x भी है, y भी है, तीन वेरिएबल है x y z। अब x y z तीन वेरिएबल है, तो यहां पर तीन वेरिएबल में से आपके जो
स्वतंत्र चर होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन परतंत्र चर हमेशा समीकरण में केवल और केवल एक होता है। वो कौन सा है? जैसे x बराबर 1 y बराबर 2 ले लिया तो z बराबर क्या हो जाएगा 4 + 10 14। इसी प्रकार x बराबर 0 y बराबर 1 ले लिया तो z बराबर क्या हो जाएगा x की 0 y की 1 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर z हम चेंज किसको कर रहे हैं? x और y को चेंज कर रहे हैं। तो x और y को चेंज कर रहे हैं वो कौन से चर हो गए? स्वतंत्र चर। लेकिन जब x और y जब चेंज कर रहे हैं तो ये स्वतंत्र चर है, लेकिन x और y के अकॉर्डिंग कौन बदल रहा है? z किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे। तो ये जो z है वो कौन सा चर है? परतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि कोई भी समीकरण लिखी होती है उसमें स्वतंत्र चर जो होते हैं एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन परतंत्र चर हमेशा क्या होता है? एक। फॉर एग्जांपल एक और लेता हूं, जैसे मैंने u बराबर ले लिया 5x + 2y + 3z, ये ले लिया। तो इसमें देखते हैं चार चर है u x y और z, चार चर है। चार चर में से तीन कौन से होंगे? स्वतंत्र चर होंगे और एक परतंत्र चर होगा। जैसे x y z को हम बदल बदल के लिखते जाएं तो उनके अकॉर्डिंग u आता जाएगा। u उनके अकॉर्डिंग आ रहा है, स्वतंत्र चरों के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसलिए क्या है? परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और बाकी x y z क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो स्वतंत्र चर किसी भी समीकरण में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, परतंत्र चर केवल और केवल क्या होते हैं? एक होता है। तो ये चरों की बात की हमने, चर, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं आंशिक अवकलन पे। तो आंशिक अवकलन से पहले हमने कक्षा 12 में साधारण अवकलन किए थे। क्या किए थे? साधारण अवकलन। जैसे y बराबर दे दिया आपको x3, इसका कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y का अवकलन हम क्या लिखते थे? dy बटा dx इक्वल टू 3x²। यही हुआ। इस इक्वेशन में देखें, इस फलन में देखें, फंक्शन में देखें तो यहां पर दो चर है, दो में से स्वतंत्र चर कितने हैं? एक है। स्वतंत्र चर कितना है? एक है। कौन है? x ले लो चाहे y ले लो, एक स्वतंत्र होगा तो दूसरा परतंत्र। जैसे y को हम बदलते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग x बदल रहा है, तो y स्वतंत्र होगा तो x परतंत्र हो जाएगा, x स्वतंत्र होगा तो y परतंत्र हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो स्वतंत्र चर एक हुआ, ठीक है। जब स्वतंत्र चर किसी समीकरण में एक ही होता है तो उस प्रकार जब स्वतंत्र चर जब एक होते हैं तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनका जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो साधारण डिफरेंशिएशन होता है। स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी हो? एक हो, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो साधारण डिफरेंशिएशन कहलाता है। लेकिन यही फंक्शन ऐसे आ जाए कि फंक्शन f बराबर या u बराबर, ऐसे लिख देता हूं, u बराबर f x, y, u बराबर f x, y, या x, y क्या है? स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर कौन होंगे? x और y, दो स्वतंत्र चर होंगे। तो जब किसी भी समीकरण में, किसी भी फंक्शन में स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक हो तो उनका जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो पार्शियल किया जाता है, आंशिक अवकलन किया जाता है। तो पिछले कक्षा में, कक्षा 12 में हमने जो डिफरेंशिएशन देखे थे वो साधारण डिफरेंशिएशन थे। अब की बार जो डिफरेंशिएशन है आंशिक अवकलन है। फॉर एग्जांपल u बराबर आपने ले लिया कि 5x² + 7y, ये ले लिया, तो यहां स्वतंत्र चर x और y दो है। तो इस प्रकार के फंक्शनों का जब हम अवकलन करेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल होगा, आंशिक अवकलन होगा। और आंशिक अवकलन किसका किसके साथ किया जाता है? जैसे इसमें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया है तो इसमें भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो जब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को आपको क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट मानना पड़ेगा, अचर मानना। तो y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
y को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट माना, x के सापेक्ष u का। अब एक और नोट करने योग्य बात है, u का जो अवकलन होगा डेल u बटा डेल x होगा। यहां देखिए du बटा dx नहीं है, आंशिक अवकलन का जो, जैसे इसमें dy बटा dx होता है साधारण अवकलन में, वही आंशिक अवकलन में डेल u बटा डेल x होगा। इसको क्या बोलेंगे, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इसमें साधारण अवकलन तो अवकलन बोल देते हैं, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो यहाँ y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि y भी एक चर था जिसको कांस्टेंट मानते हो। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 10x प्लस 7y, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, यानी कुल मिला के क्या हो गया, 10x। तो ये इस प्रकार का जो अवकलन होता है वो आंशिक अवकलन होता है। अब आंशिक अवकलन में जो है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं और विस्तार से। जैसे आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया, बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे एक ब्रेथ पे। तो यहां पर एरिया जो है वो दो स्वतंत्र चर, एक लंबाई भी एक चौड़ाई भी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो a जो होगा वो परतंत्र, l और b क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गए। इसी प्रकार इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो लंबाई, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो यहां पर तीन स्वतंत्र चर आ गए। तो इनका क्या किया जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा, आंशिक अवकलन किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आंशिक अवकलन, ज्यादा इसमें लंबा माथाफोड़ी, लंबी चौड़ी माथाफोड़ी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अपने को सावधानी से अपने को करना है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, जो बेसिक्स फॉर्मूले 12th में हम यूज किए थे। डिफरेंशिएशन x की पावर n का sin x cos tan cot sec, इस प्रकार से sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, तो उनके डिफरेंशिएशन log x का हो गया, etc। ये आपको नॉर्मल फॉर्मूले आने चाहिए। अब है आंशिक अवकलन गुणांक। आंशिक अवकल गुणांक, जैसे एक फंक्शन ले लिया u बराबर f x, y, यानी ये फंक्शन f जो है x और y का एक फंक्शन है जिसको u मानते हैं। तो यहां पर स्वतंत्र चर x और y, इसका क्या किया जाएगा, आंशिक अवकलन किया जाएगा। तो ये आंशिक अवकलन गुणांक कौन होंगे, जैसे साधारण अवकलन में गुणांक d/dx यानी dy बटा dx होता है, वैसे इसमें कौन होगा, x के सापेक्ष करेंगे तो y को क्या मानना पड़ेगा, अचर, y के सापेक्ष करेंगे तो x को क्या मानना पड़ेगा, अचर। तो यहां पर जैसे ही मैं x के सापेक्ष करता हूं तो y को क्या मानना पड़ेगा, y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, u का डेल u बटा डेल x बराबर डेल अपॉन डेल x f x, y, यानी कुल मिला के डेल u बटा क्या बना, डेल x। इसी प्रकार x के सापेक्ष और उसी प्रकार y के सापेक्ष करते हैं तो x को क्या मानना पड़ेगा, x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y के सापेक्ष u का क्या हो जाएगा, डेल u बटा डेल y। और यही क्या कहलाते हैं, आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं। डेल u बटा डेल x हो गया, डेल u बटा डेल y हो गया। ऐसे u बराबर आ जाए f x, y, z, यानी u जो फंक्शन है वो स्वतंत्र चरों x, y, z तीनों का फलन हो जाए तो तीनों के सापेक्ष अवकलन होगा। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y और z को क्या मानना पड़ेगा, अचर। तो x के सापेक्ष अवकलन डेल u बटा डेल x, d नहीं बोलेंगे, डेल है, इस तरह से डेल, और y के सापेक्ष डेल u बटा डेल y, z के सापेक्ष डेल u बटा डेल z। क्लियर। तो ये आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं। और ये कौन से ऑर्डर के हैं, प्रथम कोटि के हैं। कौन सी कोटि के हैं,
प्रथम कोटि के ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। कोटि और घात हमने पढ़ा था कक्षा 12 में कि कोई भी अवकल समीकरण दी होती है, उसकी कोटि कितनी होती है? घात में कितनी होती है? कोटि होती है। उच्चतम अवकलज जो होता है वो उसकी कोटि होती है। घात क्या होती है? उच्चतम अवकल की जो घात होती है, घात पूर्णांक में होती है, वो भी धन पूर्णांक होनी चाहिए, वो उसकी क्या कहलाती है? समीकरण की घात कहलाती है। तो कोटि में उच्चतम अवकलन जो होता है वो कोटि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कक्षा 12 की बात करें तो इस प्रकार से दे दिया d2y बटा dx2 प्लस 2 dy बटा dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0, ये दे दिया। तो इस अवकल समीकरण ही बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें चार dy बटा dx d2y बटा dx ये काम आ रहे हैं अवकल समीकरण। तो इस अवकल समीकरण की कोटि की बात करें, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की बात करें, कोटि की बात करें, तो कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि वह होती है जिसमें उच्चतम अवकलज देखा जाता है। उच्चतम, यहाँ dy बटा dx का मतलब एक बार अवकलन क्या है? d2y बटा dx 2 का मतलब है दो बार अवकलन क्या है? तो उच्चतम अवकलन कौन है? ये। तो उच्चतम अवकलन कितने बार है? दो बार है। तो इसकी कोटि क्या हुई? 2। और डिग्री की बात करें, घात की बात करें, डिग्री, तो डिग्री की बात करें तो उच्चतम अवकलज जो है, उच्चतम अवकलज कौन है? ये। इसकी जो घात है, इसका पावर जो है वही उसकी समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ d2y बटा dx2 की घात लिखी भी नहीं, इसका मतलब कितनी है? 1 है। और घात हमेशा पूर्णांक होती है। तो इस प्रकार से हमने घात और कोटि भी समझ ली। फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। तो ये प्रथम कोटि के आंशिक अवकल थे। प्रथम कोटि के आंशिक अवकल किस रूप में लिखे गए? डेल u होता है फंक्शन, तो u के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, u का z के सापेक्ष, जितने वेरिएबल होते हैं स्वतंत्र चर होता है उसके सापेक्ष होता है। और इससे उच्च कोटि के, उच्च कोटि या द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल, द्वितीय कोटि का मतलब क्या है? उसको वापस अवकलन करते हैं। जैसे पहला है du बटा dx, del u बटा dx, del x, और दूसरा है del u बटा del y। u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और इसका पुनः अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका? del u बटा del x का, इसका वापस, क्योंकि इसमें भी वापस चर x और y दोनों हो सकते हैं स्वतंत्र चर, तो इसका x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं तो del अपॉन del x के सापेक्ष, तो ये क्या बन जाएगा? प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन का x के सापेक्ष वापस अवकलन जब करेंगे आंशिक अवकलन, तो इसको क्या लिखेंगे? del स्क्वायर u बटा del x स्क्वायर। क्लियर? इसी प्रकार del u बटा del x का y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। y के सापेक्ष करेंगे तो del अपॉन del y, तो जब y के सापेक्ष करेंगे ये जो फंक्शन बनेगा उसमें x को अचर मान के रखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं del स्क्वायर u बटा del y del x। तो ये du बटा dx का x और y दोनों के साथ आंशिक अवकलन हो गया। इसी प्रकार del u बटा del y का x के सापेक्ष करें तो del x इक्वल टू del स्क्वायर u बटा del x del y। y के सापेक्ष भी हो सकता है इसी प्रकार del u बटा del y का y के सापेक्ष अवकलन, तो del स्क्वायर u बटा del y स्क्वायर। ओके, तो कुल मिला के कितने हो गए? देखो ये प्रथम कोटि के 3 थे, z लेते हैं तो, और x और y दो ही लेते हैं, तो x में y में, x में y में, x में y में। अब यहां पर इन दोनों को कंपेयर करें, तुलना करें, तो यहां देखो del u बटा dx का, del x का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन पुनः किया है, और यहाँ del u अपॉन del y का x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया है, तो दोनों के ये मान प्राप्त हुए और ये मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन भी होता है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं del स्क्वायर u बटा
डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई डेल एक्स, ये बराबर आते हैं। तो ये कुछ कोटि के क्या हो गए, आंशिक अवकलन हो गए। इनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये फंक्शन u है तो ux की लिख सकते हैं, f लेते फंक्शन तो fx लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इसको फंक्शन f ले लिया मान लो, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल f अपॉन डेल x को fx भी लिख सकते हैं, यानी x के सापेक्ष f का आंशिक अवकलन। इसी प्रकार डेल f अपॉन डेल y का क्या लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं। इसी प्रकार डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, fxx मतलब f का x के साथ आंशिक अवकलन फिर x के साथ आंशिक अवकलन। इसी प्रकार डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y को आप क्या लिख सकते हैं, fxy या yx भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं क्रम विधि के पूर्ण क्रम से। तो डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, fyy। क्लियर, pqr भी लिख सकते हैं, pqrs t भी होते हैं, pqr फिर होता है st, इनको pqrst भी कंटिन्यू नाम दे सकते हैं। तो वो उसका बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आंशिक अवकलन प्रथम कोटि के होंगे जब दो चर x और y हो उसमें स्वतंत्र। ये द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन होंगे, तो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के हम आंशिक अवकलन इसमें देखते हैं। अब आगे हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो आंशिक अवकलन में क्या विशेषता देखी है हमने, आंशिक अवकलन में विशेष बात ये देखी है कि जो भी फंक्शन आपको दे रखे हैं f, उसमें एक से अधिक चर होंगे, और कौन से, स्वतंत्र चर। कुल मिला के चर तो 2 से अधिक होंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर होता है तो वहां एक प्रतंत्र चर होना पड़ता ही पड़ता है। प्रतंत्र चर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन में क्या फर्क है, आंशिक अवकलन में जो चरों की संख्या होगी, स्वतंत्र चरों की संख्या वो 2 या 2 से ज्यादा होगी, जबकि आंशिक अवकलन जो साधारण अवकलन था उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं जो नवकार पब्लिकेशन की पाठ्य पुस्तक है उसके ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसके, फिर ट्यूशन आप ज्यादातर ट्यूशन आपको ही करने हैं, स्वयं करने हैं। क्या इसमें विशेषता वो हमने देख ली, आंशिक अवकलन और साधारण अवकलन में क्या अंतर है वो भी हमने देख लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये अपना वीडियो पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो यही आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्या दे रखा है, इफ u इक्वल टू x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, देन फाइंड डेल स्क्वायर u अपॉन या डेल 2 u अपॉन डेल x डेल y, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि ये जो समीकरण आपको गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको समीकरण पहले लिखनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही जब सॉल्यूशन आप प्रारंभ करते हैं तो इक्वेशन आपको लिखो, क्या इक्वेशन है, u इक्वल टू x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। अब इस इक्वेशन में आप देखते हैं 3 चर हैं, कौन कौन से, x, y और u, जिसमें x और y स्वतंत्र चर हैं, u स्वतंत्र चर है क्योंकि u डिपेंड कर रहा है x और y पे। ओके क्लियर। अब 2 चर आगे स्वतंत्र, इसके कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में द्वितीय कोटि का पूछ रहे हैं। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y का मैंने बता दिया था कि डेल u बटा डेल y का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो ये मान आता है। तो जो भी इक्वेशन दी हुई है उसका पार्शियल डिफरेंशियल एक बार y के साथ कर दो और फिर उसका x के साथ कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट दे देता हूं इसको, किसको, y के साथ कर रहा हूं तो x को अचर मानते हुए, तो x को अचर मानते हुए
या अचर लेते हुए भी कह सकते हैं, y के साथ अवकलन करने पर क्लियर। तो u का क्या हो गया, डेल u बटा डेल x बराबर x अचर है तो x स्क्वायर अचर है इंटू टेन इनवर्स y अपॉन x। अगर ये पूरा टर्म पूरा पद ये अचर होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, जीरो। लेकिन y आने के कारण जीरो तो नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर गुणा में, तो गुणा में इसलिए तो इसका जीरो लिख नहीं सकते, x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और इसके y बटा x का क्या हो गया, 1 बटा x, क्योंकि y का 1 और 1 बटा x का 1 बटा x हो गया। ठीक है, क्योंकि x क्या है यहाँ पे अचर मानते हैं, अचर के अकॉर्डिंग माइनस y के साथ कर रहे हैं तो y स्क्वायर का हो गया 2y, और यहाँ भी y है तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो u इंटू v में तब लगेगा, तो टेन इनवर्स u का अवकलन तो v बेसिक माइनस y स्क्वायर का y स्क्वायर। अब टेन इनवर्स x अपॉन y का करेंगे तो टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x बटा y का, तो x तो कांस्टेंट है तो 1 बटा y का होता है माइनस 1 बटा y स्क्वायर, ये होता है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से डेल u बटा डेल x बराबर क्या आ जाएगा, सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करते हैं एलसीएम लेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर कहां चला जाएगा ऊपर, एक बार ये x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही होगा x स्क्वायर एलसीएम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर आ गया x इनटू x क्यूब हो गया माइनस यहां से 2y टेन इनवर्स x बटा y वैसे माइनस 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 गुणा करेंगे प्लस, यहां से y स्क्वायर एलसीएम आएगा, पहली बात तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x बच रहा है x लिख दो, y स्क्वायर ऊपर चला गया y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो डेल u बटा डेल x बराबर, चाहो तो इन दोनों से कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा देखो, यहां से x स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचा y स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन 1, क्लियर। यहां दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, देखो अपॉन में 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर x कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ डेल u बटा डेल x बराबर x माइनस 2y टेन इनवर्स x बटा y, ये आ गया, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब ये सॉरी x के सापेक्ष नहीं था, y के सापेक्ष था, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, इधर गलत लिख दिया मैंने, y के सापेक्ष किया पूरा सारा, y के सापेक्ष ही किया है, y स्क्वायर का 2y के था, फिर इसका y के सापेक्ष था, ठीक है क्लियर, y के सापेक्ष है डेल u अपॉन डेल y हो गया। फिर उसके बाद यहां जो डेल u अपॉन डेल y है, और इसका अपने को पता है ये कैसे निकलता है, ये अपने को पता है डेल अपॉन डेल x और डेल u बटा डेल y, इसका मतलब डेल u बटा डेल y का x के सापेक्ष अवकलन है, तो यहां वापस समीकरण 2 का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, तो y को अचर मानते हुए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल अपॉन डेल x डेल u बटा डेल y इधर, और इसका x के सापेक्ष करेंगे तो x का 1 माइनस 2y कांस्टेंट है 2y, और टेन इनवर्स का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x बटा y का x का 1 अपॉन y का y 1 अपॉन 1, तो इधर से हो गया d2y बटा डेल x, d2 में डेल 2y बटा
u बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 माइनस, यहां से देखिए y से y कैंसिल, y स्क्वायर ऊपर चला गया तो 2y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एलसीएम आ गया, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, कुल मिला के आ गया x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि दो माइनस के एक प्लस का तो एक माइनस का बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से d2 u बटा डेल 2u बटा डेल x डेल y इक्वल टू क्या गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा हो गया, एग्जांपल फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या है एग्जांपल सेकंड में, इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c, देन प्रूव दैट 8x इक्वल टू y इक्वल टू z। क्या कह रहे हैं, यदि x की घात x, y की घात y, z की घात z बराबर c हो, तो बिंदु x बराबर y बराबर z पर सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y बराबर -1 अपॉन x log e x। तो यहाँ इसको देखने पर हमें पता चल रहा है कि z का y के साथ आंशिक अवकलन और x के साथ आंशिक अवकलन किया z, ठीक है। जब y के साथ करेंगे तो x अचर मानते हैं, x के साथ करेंगे तो y अचर मानते हुए करेंगे, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, गिवन ये फंक्शन, तो गिवन में आपको क्या गिवन है सॉल्यूशन में, x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z इक्वल टू c। अब डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कक्षा 12 में हमने पढ़ा है कि फंक्शन की घात फंक्शन आए और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले हम क्या लेते हैं, लॉग, और फिर उसके बाद अवकलन करते हैं। तो यहां देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो लॉग लेते हैं इसलिए फर्स्ट दे देता हूं। लॉग लेने पर तो दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x log x प्लस y log y प्लस z log z बराबर क्या हो जाएगा, log c। इक्वेशन सेकंड कैसे हुआ, log लेगा इधर तो बराबर log c, तो log a इंटू b इंटू c, log a प्लस log b प्लस log c, और फिर log x की पावर x है तो पावर होती है वो, यानी कि log n की पावर n, तो n log n बन जाता है, वही चीज यहाँ, ठीक है। दोनों फॉर्मूले साथ में लगा दिए। अब यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। देखो ये z का x और y के साथ, तो यहाँ परतंत्र चर z है, फंक्शन कौन है, z है, किस पे डिपेंड कर रहा है वो, x और y पे कर रहा है, तो ये परतंत्र चर x और y पे डिपेंड कर रहा है, c तो कांस्टेंट है। तो इसका हम पहले करते हैं y के साथ, फिर करते हैं x के साथ, ओके। या x के साथ पहले कर लो, चाहे y के साथ बाद में कर लो, किसी के साथ कर लो। तो मैं x के साथ कर रहा हूं या y के साथ, जो भी है कर लेते हैं। तो x के साथ कर लेते हैं, चलो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को अचर मानते हुए करेंगे, तो y को अचर मानते हुए x के साथ अवकलन करने पर देखते हैं, x के साथ u इंटू v लगेगा, तो x का वन log x प्लस x का x log x का वन अपॉन x u इंटू v लग गया, ठीक है। प्लस y अचर बना है तो y log y पूरा अचर हो गया 0, प्लस z के साथ करते हैं तो z का क्या हो गया, डेल z बटा डेल x, log z का log z, u इंटू v यहाँ भी लगेगा, प्लस z वैसे कैसे log z का 1 अपॉन z और z का डेल z बटा डेल x बराबर log c का क्या हो गया 0, क्योंकि अचर है, क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x x कट गया, log x प्लस 1 प्लस यहां से देखो डेल z बटा डेल x, डेल z बटा डेल x दोनों से कॉमन ले जाओ,
पीछे क्या बचा, पीछे ये बचेगा जेड से जेड कट गया, log जेड यहां से बचा, डेल जेड बटा डेल एक्स बाहर आ गया, जेड से जेड कट गया, एक बच गया पीछे। तो यहां से डेल जेड बटा डेल एक्स इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू बराबर आई है क्या, ये देखो ये उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस log x प्लस 1 ब्रैकेट में रखना बट्टा log z प्लस 1, समीकरण नंबर दे देता हूं 3। ठीक है, x के सापेक्ष हो गया। अब इसका किसके साथ करेंगे, y के साथ, y के साथ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लास्ट में 8x = y = z आपको रखना है, लास्ट में शुरू में नहीं रखना। तो अब समीकरण 3 का y के साथ करने पर, समीकरण 3 का y के साथ करेंगे तो x अचर बन गया, x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल y डेल z बटा डेल x। ठीक है, बराबर। अब यहां माइनस को पढ़ा रहे हैं तो u बटा v लगेगा, u बटा v, क्योंकि z जो है अचर नहीं है, y x तो अचर है लेकिन z x और y दोनों का फंक्शन है, तो y के हिसाब से z चेंज होता है, तो u बटा v लगेगा। या यूं भी कह सकते हैं x जब अचर है तो अचर इसका डिफरेंशिएशन, ये तो अचर है 1 प्लस log x अचर, 1 प्लस log x अचर है, तो बाहर आ गया डेल अपॉन डेल z, ये हो गया 1 अपॉन log z प्लस 1। ठीक है, आगे इधर वाला तो हो जाएगा डेल स्क्वायर z बटा डेल y डेल x इक्वल टू यहां से माइनस 1 प्लस log x, पहला इसका डिफरेंशिएशन u बटा v करने की बजाय 1 बटा x भी करना, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस 1 बटा log z प्लस 1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि इसके साथ क्या है z है, तो z का सॉरी y के साथ था, y के साथ है, तो z का y के साथ करेंगे डेल z बटा डेल y ही होगा। ठीक है, डेल z बटा डेल y। आगे देखते हैं, तो यहां से क्या बना डेल स्क्वायर z बटा डेल x डेल y बराबर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस log x बट्टा, इसको भी 1 प्लस log z लिख सकता हूं, 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इनटू क्या है डेल z बटा डेल y। इसको समीकरण दे देता हूं 4, क्योंकि डेल z बटा डेल y आ गया यहां पे, तो डेल z बटा डेल y की अपनी वैल्यू चाहिए, यानी समीकरण 2 का y के साथ अवकलन करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में x की जगह y रख दो या y की जगह x रख दो, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो इसको मतलब है सममित है। सममित में जैसे डेल z बटा डेल x ये आया है, तो उसी प्रकार सममित के कारण समीकरण 3 के अनुसार सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक सममित क्या होती है कि इन चरों को आपस में बदल दो, समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। तो समीकरण 3 के अनुसार जैसे ये किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, जैसे y के सापेक्ष, यानी कि x की जगह कौन रिप्लेस कर दो, y के साथ y रिप्लेस कर दो, तो डेल z बटा डेल y रिप्लेस करते क्या हो गया माइनस log x की जगह क्या हो गया z प्लस 1, सॉरी x की जगह कौन रिप्लेस हो रहा है y, अब कौन क्या है z की जगह z लिखेंगे log z प्लस 1, नहीं तो चाहे तो समीकरण 2 का y के साथ अवकलन करके निकाल लो, यही मान आएगा, ये पुट करना है। तो समीकरण 4 रखने पर
तो समीकरण 4 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x बटा 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इंटू डेल जेड बटा डेल वाई का मान क्या हो जाएगा माइनस log y प्लस 1 बटा log z प्लस 1। ये आ गया, ये मान है इसका, ठीक है। अब इसका ये मान आ गया क्योंकि ये इसके बराबर होता है तो x आगे लिख दो, चाहे पीछे लिख दो, मैं लिख दिया था। अब इसमें देखते हैं लास्ट में क्या है, इस पॉइंट पर x बराबर y बराबर z है तो उस पे ये सीधी दीजिए। तो यहाँ देखो y और z गायब है तो y की जगह भी x लिखता हूँ, z की जगह भी x लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको दे रखा है x बराबर y बराबर z, तो इसलिए देयरफॉर डेल स्क्वायर z बटा डेल x डेल y बराबर 1 प्लस log x का log x बटा 1 प्लस z की जगह भी x लिख दिया इंटू माइनस log y की जगह भी x लिख दिया बटा log z की जगह भी x लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये दोनों आपस में कट गए, ये भी इस हाथ से कट जाएगा, तो डेल स्क्वायर z बटा डेल x डेल y बराबर माइनस बार पड़ा रहेगा, ऊपर बचा 1 बटा 1 प्लस log x। ये आंसर आ गया, इस प्रकार से ये आंसर आया। अब यहां पर देखिए log ex लिख रखा है तो 1 की जगह log e भी लिख सकता हूं, लेकिन ये x भी आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की अपने x कहां रख दिया आपने, इसमें चेक करते हैं। y के सापेक्ष तो x कहीं ना कहीं छूट ही गया, बर्टेली कर लेते हैं। देखिए छूटा कहाँ है, यहां पर देखिए, यहां हमने डिफरेंशिएशन 1/x कर दिया, log z का हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो log z का क्या होगा, log z का 1/z भी होगा, log z का 1/z फिर z का डेल z डेल y, तो 1/z यहां से छूट रहा है, 1/z ये हो गया 1/z हो गया ना, तो यहां से 1/z भी काम आएगा, तो 1/z की जगह 1 क्या हो जाएगा x, तो x बार आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x की फॉर्म में है तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर, फिर इस x का डिफरेंशिएशन log z का 1/z और z का डेल z अपॉन डेल y, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहा है 1 का तो 0 हो गया लेकिन ये रूट नहीं, तो 1/z ये आता रहेगा 1/z। अब z क्योंकि x के बराबर है तो z की जगह x लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/x, 1 को क्या लिख सकता हूँ log e, तो log e प्लस log x, log m प्लस n log mn, तो log ex। ओके, ये आ गया फाइनल आपका आंसर, ये आपके प्रूव हो गए, ये आपको प्रूव करना था। जैसे मैंने यहाँ x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष किया, आप y को अचर मानते हुए x के सापेक्ष करते हैं, तो यहाँ से x के साथ अवकलन किया है, y को अचर मानते हुए, तो x को अचर मानते हुए y के साथ भी अवकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सेकेंड इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। बाकी जो थर्ड एग्जाम्पल वगैरह है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप नंबर पे। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 8696546262 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।